अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल 100.1 पर आप हैं हमारे साथ, यानी किसान की बात कार्यक्रम में संजय और कुसुम के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं किसानों के हित की, किसानों के आय व्यय की, जिससे कि वो अपनी फसल का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करें और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। जी हाँ कुसुम, हमारे देश के किसान फसल के ज्यादा उत्पादन के लिए तमाम तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इन सब में एक उपाय ऐसा भी है जिसे करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे मृदा उर्वरता बढ़ती है, भूमि की संरचना में सुधार होता है, कीटों का नियंत्रण, खरपतवारों की रोकथाम, भूमि की संरचना में सुधार, और इस तरह के न जाने कितने प्रकार के फायदे होते हैं। तो आखिर इन फायदों के लिए क्या करना चाहिए, आज का हमारा विषय इस पर ही है। जी बिल्कुल ठीक, आप सटीक विषय पर पहुंच चुके हैं। और आज का जो हमारा विषय है परिचर्चा का, वो है फसल चक्र का महत्व, जिस पर जानकारी लेंगे डॉक्टर दिनेश कुमार और डॉक्टर आरती भाटिया से। और इनसे बात की मधुलिका ने। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दिनेश कुमार और डॉक्टर आरती भाटिया। आप दोनों ही प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। और आज जिस विषय को हमने चुना है वो है फसल चक्र। जी हाँ, हमारी सरकार निरंतर ये प्रयास करती रहती है कि हमारे किसानों की आमदनी किसी न किसी तरीके से बढ़े, लेकिन उसमें कुछ रोल वो खुद भी निभा सकते हैं अगर वो फसल चक्र को अपनाते हैं। तो कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ दिनेश जी आपसे कि फसल चक्र होता क्या है? देखिए, फसल चक्र जैसे इसमें शब्दों में आ रहा है, फसल और चक्र, यानी जो हम फसलें उगाते हैं उनका चक्रण करें। जैसे उदाहरण के तौर पे एक खास खेत में हम धान उगा रहे हैं इस साल, तो अगले 2-3 साल तक हमें उसमें धान नहीं लगाना है, धान की जगह कोई और उपयुक्त फसल लगाए। इसी तरीके से जो 2 और 3 साल के फसल चक्र हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, या 4 साल के जो फसल चक्र होते हैं, यानी 4 साल तक या 3 साल तक आपको वो फसल रिपीट नहीं करनी है, उसको दोबारा नहीं लेना है। तो इसी को हम फसल चक्र कहते हैं, यानी हेर फेर के फसलों को एक खास खेत में उसकी बुआई करना, रोपाई करना, जो भी है वो आपका फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र से क्या भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ता है? निश्चित तौर पे, जैसे हम मोनोकल्चर करते हैं, एक ही तरह की फसल लगातार लेते रहते हैं, तो उससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। खास करके अगर हम जो हमारी अनाज वाली फसलें, सीरियल क्रॉप्स हैं, उनको अगर लगातार मिट्टी में उगाते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इन फसलों की क्या जड़ें एक ही गहराई पे जाती हैं और मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व नीचे पड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 सेंटीमीटर मिट्टी में ही, ऊपर की मिट्टी में पोषक तत्व हैं, ये नीचे चले जाते हैं और वो बेकार पड़े रहते हैं। अगर हम कोई ऐसी फसल ले लें अगली, या फसल चक्र ले लें जिससे कि गहरी जड़ों वाली फसलें आ जाएं, तो नीचे जो हमारे पोषक तत्व बेकार पड़े थे उनका भी इस्तेमाल हो जाता है, और फिर ये हमारे पौधे के अंदर आके ऊपर से पत्तियां गिरती हैं या उसके अवशेष गिरते हैं फसलों के मिट्टी में, या जड़ें रह जाती हैं। इससे पोषक तत्व जो गहराई में पड़े हुए थे वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से फसल चक्र जो है हमेशा जो मिट्टी की उर्वरता है, उपजाऊपन है, उसको बढ़ाता है। साथ ही अगर हम इसमें दलहनी फसलों को शामिल कर लें तो निश्चित तौर पे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। आरती जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फसल चक्र की जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं?
देखिए, इसको जो कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं वो है जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है। तो आप ये देखिए कि मिट्टी की गुणवत्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। हल्की जैसे मिट्टी है तो हल्की मिट्टी में आप धान, क्योंकि पानी उसमें खड़ा नहीं रहेगा, तो उसमें आप धान की फसल ना लगाएं। और इसी प्रकार अगर भारी मिट्टी है तो उसमें आपको ऐसी फसलें लेनी है जैसे कि आप उसमें जैसे आलू की फसल है उस प्रकार की फसलें ना लगाएं। तो मिट्टी की गुणवत्ता देखते हुए मिट्टी की किस प्रकार की मिट्टी है उस तरह से आप अपना फसल चक्र में फसल को लें। और इसके अलावा और जो आपको फसल चक्र लगाने से पहले ये देखना है कि पर्यावरण आपका अनुकूल है या नहीं। तो ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे अगर अधिक मात्रा में बारिश जैसे होती है, तो जैसे धान की फसल है उसको पानी की लागत काफी है, ऐसे ही जगह पे धान लगाना चाहिए, या तो जहाँ पे आपकी सिंचाई की सुविधा हो या फिर जहाँ पे पर्यावरण अनुकूल हो, जहाँ खूब बारिश होती हो। जहाँ पानी की कमी हो ऐसी जगह में किसान भाई जैसे बाजरा की फसल है जिसको कि बहुत कम पानी की लागत है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक तो पहले मिट्टी गुणवत्ता देखें, फिर आप उसके बाद में पर्यावरण जो है जलवायु देखें किस प्रकार की है। इसके अलावा एक तीसरी बहुत ही प्रमुख चीज है कि आपके पास बाजार उस फसल के लिए है या नहीं, आपकी पैदावार को आप कहाँ जाके बेचेंगे। तो अगर बाजार है तो आप वैसी फसल लीजिए जिसको कि आप आराम से आगे बेच सके। जैसे कि अब देखिए सोयाबीन है जो कि मध्य प्रदेश में हम खूब लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे इसका बाजार बहुत अच्छा है। तो ये सोच के कि किसी और प्रदेश में हम सोयाबीन लगाएं नहीं लगाएं, वो उसी के अनुकूल रहेगा कि आपके लिए उस तरह का मार्केटिंग की सुविधा या स्टोरेज की सुविधा है जो कि फिर किसान भाई उसका लाभ उठा सके। तो ये 3 जो फैक्टर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिसको कि देखते हुए फसलों का चयन करना चाहिए। दिनेश जी, फसल चक्र की हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें फसल चक्र के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए? फसल चक्र के सिद्धांत इसमें मुख्य तौर पे आपको एक ही कुल की, जैसे पौधे होते हैं हमारे, इनके भी फैमिली होती है, इनके भी कुल होते हैं। तो एक से कुल के जो पौधे होते हैं, जैसे गोभी वर्ग है सब्जियों में, तो ये गोभी आपस में भाई बहन होते हैं, चाहे बंद गोभी, पत्ता गोभी। ऐसी अनाज की फसलें हैं हमारी जो खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे हमारी गेहूं है, धान है, ये एक ही कुल की फसलें हैं, या मक्का, ज्वार, बाजरा, ये एक कुल की फसलें हैं, घास कुल इसको कहते हैं। तो एक ही कुल की फसलें चक्र में नहीं लेनी है, अलग अलग कुलों का बदल के लेना। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक कुल की फसलों में कई बार एक सी बीमारियां और एक से कीड़े मकोड़े लगते हैं, साथ ही साथ इनकी जड़ें भी एक ही गहराई पे जाती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखे आपको अलग अलग कुल की फसलें उगानी है। साथ ही अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल के बाद आप कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल लें, क्योंकि पोषक तत्वों का सही से उपयोग हो जाए। इसी तरीके से अगर आपने उथली जड़ की फसल ली है तो बाद में आप दूसरी फसल या तीसरी फसल आप गहरी जड़ की लें। इसी तरीके से अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल लें। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और ये सब जो है फसल के सिद्धांत आपको अपनाने चाहिए फसल चक्र बनाने में। फसल चक्र की क्या उपयोगिता है कि अगर हम ये कहें कि फसल चक्र अपनाते हैं तो किसानों को इससे किस तरीके से फायदा होगा? जी, बहुत जरूरी है। आज के समय में हमारी खेती की लागत बढ़ती जा रही है, और लागत बढ़ती जा रही है इसलिए बढ़ रही है कि उसमें उर्वरक वगैरह ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं अब हमको खेती बाड़ी में। साथ ही साथ कीड़े मकोड़े बीमारी जो होती हैं उनके मारने की जो दवाई हैं उनकी मात्रा भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। खरपतवार नाशियों की खपत बढ़ रही है। तो इन सब के प्रयोग को अगर कम करना है तो हमें फसल चक्र अपनाने होंगे, क्योंकि फसल चक्र अपनाने से कीड़े बीमारी और खरपतवार नहीं आते या बहुत कम आते हैं। मैं उदाहरण बताता हूं किसान भाइयों, धान गेहूं फसल चक्र में आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल में गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा बहुत आता है, लेकिन अगर आप 1 साल के लिए गेहूं की जगह पे आलू लगा दें या कोई और फसल लगा दें, गन्ना जैसे लगा दें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसमें गेहूं का मामा जो फेलिस माइनर खरपतवार है वो नहीं आएगा। इसी तरीके से फसल चक्र अपनाने से आपकी बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। बीमारियों के अलावा जैसे पहले मैंने बताया था कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति या उपजाऊ शक्ति भी मिट्टी की इससे बढ़ती है। साथ ही साथ जो फसल चक्र है इसके कुछ पर्यावरण संबंधी भी लाभ हैं। जी, किस तरीके से होंगे आप कुछ बता पाएंगे इसमें? आरती जी आप बताइए कुछ। हाँ, ये देखिए पर्यावरण तो आजकल सबसे हमारे लिए बड़ा खास मुद्दा बन गया है जी। तो जैसे कि हम धान की फसल लेते हैं तो धान तो पानी भी काफ़ी लेता है,
तो अधिक पानी में उगने वाला जो धान है, इसकी वजह से इसमें से जो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, इसकी वजह से तापमान हमारा जो वायुमंडल का ये बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये धान जो है इसका एक मुख्य रोल रहता है। इसके अलावा धान की आपको पता पराली की बहुत समस्या है जी। तो पराली ज्यादातर किसान जला देते हैं, तो उसकी वजह से अगर धान को छोड़ के आप दूसरी फसलें लें, जैसे कि कपास लें, मक्का लें या अरहर लें, तो ये जो है पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होंगी, क्योंकि इसमें ये जो दो धान की मेजर समस्याएं हैं, जो एक तापमान बढ़ने की और दूसरा पराली जलाने की, जिससे कि वायु की गुणवत्ता खराब होती है, ये दोनों से हमें कुछ राहत मिल जाएगी। और दूसरी तरफ ये चीज़ है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि धान की जगह पे आप मक्का, कपास और अरहर जो लेते हैं, इसको आप साथ साथ में अंतर फसलीय जो है इनके साथ में इंटरक्रॉपिंग करते हो, या अंतर फसलीय में आप जो है उड़द और मूंग की जो फसलें ये ले सकते हैं। और इससे ना तो खाली जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये दलहनीय फसलें हैं, तो इससे आपकी मिट्टी की गुणवत्ता पूरे फसल चक्र में लाभ पहुंचेगा। और जैसे कि अब गेहूं की बात करते हैं, ज़्यादातर धान और गेहूं का फसल चक्र लेते हैं, तो धान की तो मैंने आपको बताया, लेकिन गेहूं में भी क्या होता है कि गेहूं को भी नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी चाहिए होती है जी। तो गेहूं की जगह जैसे आप ले लीजिए, अगर चना लेते हैं तो चना जो है अपने आप ही इसको उर्वरक की बहुत कम जरूरत होती है। साथ ही साथ जो सिंचाई है, एक सिंचाई के अंदर भी चने की फसल बहुत अच्छी, एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसकी वजह से जो हम कम फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, कम नाइट्रोजन लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है गेहूं के खेतों में से, उसमें राहत मिलेगी। तो पर्यावरण के लिए भी अगर आप फसल चक्र बदलें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दिनेश जी, क्या फसल चक्र का कोई विकल्प है? निश्चित तौर पे जो किसान भाई मोनोकल्चर करते हैं, मतलब एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, उससे जैसे कि अभी तक हमने जाना कि मिट्टी को भी नुकसान होता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है, और आमदनी भी आपकी घटती है क्योंकि लागत आपकी इससे बढ़ जाती है। तो विकल्प हमें जरूर चुनने होंगे। जैसे मैडम आरती ने अभी बताया था कि धान के क्या विकल्प हैं, गेहूं के क्या विकल्प है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे फसल चक्र है, जैसे कपास आधारित फसल चक्र है, तो उसमें हम मक्का लगा सकते हैं, मक्का से कपास को बदल सकते हैं और 3-4 साल का हम फसल चक्र अपनाएं। यानी जैसे हमने एक बार उसमें कपास ले ली तो अगले 3 साल तक हम उसमें कपास ना लें, फिर अगले साल हम मक्का लें, फिर तीसरे साल उसमें अरहर लें। ऐसे करके इस तरह से जो विकल्प हैं हर फसल के उपलब्ध हैं, और किसान भाइयों को बाजार को ध्यान में रख के, मिट्टी को ध्यान में रख के, पर्यावरण को ध्यान में रख के अपनी फसलों का चुनाव करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो उन्हें फसल का विविधीकरण भी कहलाता है। जैसे फसल चक्र हम अपना रहे हैं तो इसको विविधीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इससे फिर क्या होता है किसान भाइयों, साल भर आपको आमदनी मिलती रहती है इससे, और इसमें रिस्क भी कम हो जाता है। जैसे मैडम ने बताया 2 फसल आप एक साथ ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक फसल किसी वजह से फेल हो गई, तो अंतर फसली फसल आपको कुछ ना कुछ आमदनी दे देगी। तो जो फसल चक्र अपनाने से एक और फायदा है कि हमें साल भर रोजगार मिलता है और परिवार के सभी लोग कुछ ना कुछ काम उनको हर समय रहता है इस फसल विविधीकरण से, फसल चक्र अपनाने से। तो डॉक्टर दिनेश जी और डॉक्टर आरती जी, आपने फसल चक्र के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है हमारे किसान वैसे तो अपनाए हुए होंगे ही, लेकिन इसको सुनकर और भी अपनाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने नहीं अपनाया है, और अपने आय की वृद्धि करेंगे, अपने परिवार के लिए खुशियां और ला पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आप दोनों को कहती हूँ नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। अभी हमने सुनी ये परिचर्चा। इस परिचर्चा के अंतर्गत हमने जाना फसल चक्र के महत्व के बारे में, और जानकारी दी डॉक्टर दिनेश कुमार और डॉक्टर आरती भाटिया ने। जी हाँ कुसुम, फसल चक्र का महत्व इस विषय पर हमने अपने श्रोताओं को ढेर सारी जानकारी दे दी, और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत के साथ। नी
वाकई ये गीत सुनकर मन एकदम प्रसन्न हो गया और पैर थिरकने लगे। लेकिन इन कदमों को रोकना होगा क्योंकि कार्यक्रम में आगे बढ़ना है और हमारे जो कार्यक्रम का अगला कदम है वो है किसान मित्र से बातचीत। तो आइए सुनते हैं हमारे किसान मित्र से बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ। हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी किसान भाई बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीधर अग्रवाल है और एमपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद। मेरा एरिया एरिकेटेड है। गेहूं और सोयाबीन की क्रॉप ली जाती है हमारे यहाँ और चने की क्रॉप भी ली जाती है। रबी में चने और गेहूं की, और खरीफ में सोयाबीन है, मक्के अब शुरू हो गए, और गर्मियों में मूंग वगैरह की क्रॉप भी बढ़िया की जाती है हमारे यहाँ। करीब कितने बीघा जमीन है आपके पास? मेरे पास 40 बीघा जमीन है। और उस 40 बीघा जमीन पर इसी तरीके की फसल लेते हैं आप? वो फसल अभी रबी में हमारी गेहूं है, पूरा चना भी बोते हैं, वो भी अच्छी क्रॉप देता है। वैसे हम गेहूं के लिए हमारे को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, उनको ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए हम गेहूं ज्यादा बोते हैं। अच्छा, आप बहुत ही अनुभवी किसान हैं। जैसे हमारे जो युवा किसान हैं या जिनके पास जमीन कम है वो किसान है, कभी कभी देखा है किसानों को थोड़ा सा अनुभव कम होता है। तो इतना आपने अनुभव लिया है, खेती में इतना ज्ञान अर्जित किया है, आप हमारे युवा किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें खेती किस तरीके से करनी चाहिए? मैं युवा कृषकों को ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी खेती में अधिक से अधिक पैदावार ली जावे। उसको समय पे बोनी करना चाहिए, समय पे बखरना चाहिए, समय पे पानी देना चाहिए, समय पे पेस्टिसाइड जो है डालना है तो डालना चाहिए। और एक साथ 2 फसल भी ले सकते हैं? एक साथ 2 फसल भी ले सकते हैं। मतलब जो क्रॉप है, तुअर के साथ कपास, ऐसे इस प्रकार के मिक्स जो है खेती वो भी की जाती है कभी कभी, जिनकी समयावधि करीब करीब एक जैसी हो। पहले जो है सूखे के टाइम पे इसी टाइप की फसलें बोई जाती थी। अब इस समय जो है एक वन साइड ही मतलब क्रॉप लेते हैं काश्तकार अधिकांश। जैसे गेहूं लेना है तो पूरा गेहूं लेंगे, चना लेना है तो आधा चना आधा गेहूं ऐसे ले लेते हैं। मक्के भी बो लेते हैं गर्मी में, रबी सीजन पे। इस प्रकार की हम लोगों को अधिक से अधिक पैदावार आपको करना चाहिए। खेती का काम जो है समय पे होना चाहिए। जितना समय पे आप काम करोगे उतना आप लाभदायक रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप बीजों के बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? जब फसल की कटाई होती है, उसको तोड़ा जाता है फल को, उसका अनुभव बताइए। और तीसरा भंडारण, क्योंकि वो भी एक मुख्य भूमिका अदा करता है बाजार भाव में, तो उन तीनों के बारे में भी बताइए। फसल को देखना चाहिए, अच्छी से अच्छी पक जाए तब उसका काटना चाहिए। उसको रोवन करके अपने बीज के लिए अलग से बीज रखना चाहिए, उसको अच्छे सुखा के उनका अच्छा भंडारण मतलब एयर टाइट थैलों में या कोठी में उसको रखना चाहिए, जिससे उसमें कीड़ा वगैरह ना पड़े। और जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन को तो आपको टाट की बोरियों में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि उसको बंद कर देते हैं तो उसका अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। सोयाबीन को आपको टाट के बैगों में ही रखना पड़ेगा। और गेहूं को आप एयरटाइट कोठियों में भी रख सकते हैं, चने को भी एयरटाइट कोठियों में रख सकते हैं। और जब कटाई होती है, जैसे हम बहुत सारी फसलों के फल भी लेते हैं, तो उस समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसमें सावधानी बरतना चाहिए, यदि आपको अच्छी बढ़िया क्रॉप बोए तो साफ सफाई अच्छा रखना चाहिए। बीज हमारा एक दानी होना चाहिए। जिस मशीन से आप काटें उस मशीन को साफ सफाई अच्छी करना चाहिए। तो इसके बाद ही अपनी फसल की कटाई की जावे और उसमें से ही बीज जो है अगले सीजन के बोने के लिए रखा जावे। शुरू में मैं वैसे ही मतलब बीज रख देता था और बो देता था। उसमें कई प्रकार की अंकुरण क्षमता बहुत कम रहती थी, उसकी कीड़े भी लग जाते थे, अंकुरण क्षमता भी कम हो जाती थी। अब मैं अच्छे प्रकार के बीज जैसे फाउंडेशन सीड को सर्टिफाइड बीजों को लेकर ही मैं अब खेती करता हूँ। मेरी पैदावार पहले से डेढ़ी हो गई। अच्छा, मतलब बीज भी जो है वो प्रमाणित होते हैं? प्रमाणित होना चाहिए। बीज प्रमाणित है, सर्टिफाइड है, तो वो बीज आपका अधिक से अधिक पैदावार देगा और अच्छा अंकुरित होगा, उत्पादन में काफी मात्रा में होगा उसका। किसान जो है स्वयं खेती करेगा तो ही खेती में मतलब आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। एक दूसरे के भरोसे से यदि आपने खेती की तो आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। जब खेती में हम अपना सामान बेचते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हम बाजार में जाते हैं तो हमें अच्छी मंडी चुनना चाहिए, यहाँ पर हमें अच्छे से अच्छे भाव मिले। और हमारा तोल जो होता है वहाँ पे कई लोग चोर लोग रहते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। हमारा माल सही तरीके से तुलना चाहिए। आप ध्यान रखें माल तोलते वक्त हमारा माल किसी प्रकार का ज्यादा नहीं तोला जा रहा है। इस प्रकार की सावधानियां बरतना चाहिए मंडियों में, तो आप अच्छे बढ़िया तोल भी तुलाई भी होगी और आपके पैसे भी अच्छे आएंगे मंडियों में। तो आज मुरलीधर जी ने हमें यहाँ बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जैसा कि हमारे हर कार्यक्रम किसान की बात का महत्वपूर्ण अंग होता है नई नई जानकारियां देना, जिससे कि किसान मित्र लाभ उठा सकें और अपनी खेती के उत्पादन को बढ़ा सकें। तो इसी कड़ी में एक और जानकारी से अवगत कराते हैं अपने किसान मित्रों को। लीजिए सुनते हैं ये जानकारी। डॉक्टर मीरा, एक माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। इसे अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो हम चाहेंगे इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को कुछ बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड भी किसान भाइयों के लिए एक वरदान के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि कई बार उनके पास पैसा नहीं होता खेती के कुछ आवश्यक काम करने, तो निश्चित तौर पर वो जो साहूकार लोग हैं उनसे वो पैसा लेते हैं उधार, और उसमें ब्याज उनको काफी भारी देना बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो इसीलिए वर्तमान जो किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान हैं उनको 3 लाख रुपए तक की ऋण सीमा के तहत पशुपालन मत्स्य पालन के कार्यों के लिए भी इसको एक तो प्रावधान किया गया है, और पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को नए केसीसी भी मिल रहे हैं जिसमें उन्हें 2 लाख रुपए तक की ऋण सीमा की सुविधा दी गई है पशुओं के लिए। और वैसे 3 लाख रुपए की सीमा तक किसान क्रेडिट कार्ड पर सभी प्रोसेसिंग फीस, जो पहले कुछ फीस होती थी, वो समाप्त कर दी, फ्री, निःशुल्क। इसके अलावा समय पर ऋण के भुगतान, जो आपने क्रेडिट कार्ड पे मान लो ऋण ले लिया 3 लाख रुपए तक, उसको समय पर आप भुगतान करते जा रहे हैं, तो आपकी जो ब्याज की दर है वो सिर्फ 4% रहेगी। तो ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना कुछ गिरवी रखे 1.60 लाख रुपए यानी 1.5 लाख से ज्यादा की सीमा पर ऋण ले सकते हैं। हाँ, ऋण ले सकते हैं। ऐसे ही जो ये बनवाना हो किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसके लिए चाहिए पहचान एवं निवास का प्रमाण पत्र, भूमि का रिकॉर्ड, नवीनतम फोटो, जो लेटेस्ट उनका फोटो होना चाहिए किसान भाइयों का, आधार कार्ड सहित भरा हुआ आवेदन, जो एक फॉर्म है उसको भर के जमा कराने के 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन के अंदर इसकी सीमा तय की गई है, तो 15 दिन के अंदर आपको मिलना है। इस मौसम में हमारे किसान भाई किस तरह से खेती कर रहे होंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने संजय। और हमारे मौसम के मिजाज का हमारे किसान मित्रों को बिल्कुल पता होना चाहिए, ताकि वो अपनी खेती को उसी तरह से बढ़ा सके, उसको निराई गुड़ाई कर सके। तो आइए सुनते हैं मौसम का हाल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। आइए साथियों बताते हैं आपको कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार देश भर में फिलहाल बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। कल के मुकाबले देखा जाए तो आज देश के ज्यादा हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित जो मैदानी इलाके हैं उत्तर भारत के, यहाँ पर भी हल्की छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य भारत के भी अधिकांश भागों में हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर के भी ज्यादा हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन पूरे भारत में फिलहाल यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। और ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है दक्षिण भारत में भी। यहाँ पर भी मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है, लेकिन केरल में यहाँ पर कहीं कहीं पे हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और साथियों, किसान मित्रों को सलाह है कि सब्जियों में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से पके फलों की तुड़ाई के बाद छिड़काव करें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक तुड़ाई न करें। बीज वाली सब्जियों पर चेपा के आक्रमण पर विशेष ध्यान दें।
चलिए कुसुम, आपने मौसम की जानकारी हमारे किसानों तक और श्रोताओं तक तो पहुंचा दी, लेकिन फिलहाल बाजार भाव क्या चल रहा है फल, सब्जियों या अनाज का, इसके बारे में भी हम अब उन्हें जानकारी दे देते हैं। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त फलों और सब्जियों के बाजार भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस प्रकार से हैं। टमाटर 10, टिंडा 40, शकरकंद 20, लाल और पीली शिमला मिर्च 55, सेम 22, लहसुन 60 रुपए और अदरक 23 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। वहीं बात करें फलों की तो अनानास 28 रुपए, रसबेरी 44 रुपए, तरबूज 12 रुपए, स्ट्रॉबेरी 100 रुपए, पपीता 11 रुपए, बेर 20 रुपए और सेब 120 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये थे आज के बाजार भाव। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप हैं किसान की बात कार्यक्रम में और सुन रहे हैं हमारा आज का ये विषय जो है फसल चक्र का महत्व। आप इस विषय पर यदि कोई सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ईमेल आईडी के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com और आप हमारा ये कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और यदि किसी कारणवश आप हमारा आज का ये कार्यक्रम नहीं सुन पाए हैं तो आप YouTube के माध्यम से भी अगले दिन हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में उन्हें ढेरों जानकारियां जरूर मिली होंगी। तो लेते हैं अपने श्रोताओं से इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।